नमस्कार दोस्तों, हमारी आज की इस कहानी का नाम है मुंहफट। रजनी की शादी तय हो रही थी, लेकिन उसमें वो मन में अजीब सी परेशानी थी। वो विनय को अच्छी तरह से जानती थी और अपने होने वाले सास ससुर का व्यवहार उसको पता नहीं था। विनय अपनी मम्मी पापा के बारे में हमेशा अच्छा ही बातें बोलता था, लेकिन वो शादी से पहले अपने सास ससुर से मिलना चाहती थी। रजनी के मम्मी पापा ने विनय के मम्मी पापा से को सब परिवार एक दिन शाम को घर आने को कहा। रजनी और विनय एक दूसरे को पसंद तो करते थे और उन्हें कहने को ये शादी के बाद आगे बढ़ने जा रही थी। थोड़ी बहुत बातचीत और औपचारिकता होने के बाद अचानक रजनी ने कहा, आंटी जी और अंकल जी, अगर आप बुरा ना माने तो मैं शादी से पहले आपके घर आकर कुछ दिनों के लिए रह सकती हूँ। विनय और मैं वही ऑफिस निकल जाएंगे और मैं आपके गेस्ट रूम में रह लूंगी। रजनी की अटपटी बातें सुनकर विनय के मम्मी पापा समेत उनके अपने आप मम्मी पापा चक्के रह गए। रजनी की मम्मी उसका हाथ पकड़कर एक तरफ ले गई। रजनी, तेरा दिमाग तो खराब नहीं हो गया है? भला शादी से पहले कौन सी लड़की ससुराल में जाकर रहती है? तुम आजकल की लड़कियां पढ़ लिख क्या जाती हो, नई नई रीत चलाने लगती हो। मम्मी, मैं विनय के साथ लिव इन रिलेशन में रहने की बात नहीं बोल रही हूँ। मैं उसके मम्मी पापा के बाकी सदस्य के साथ रहना चाहती हूँ। ऐसा तो हमने कभी नहीं सुना कि बहू ससुराल में आकर पहले रहना चाहती है। आखिर हमारे घर की क्या जांच पड़ताल करना चाहती है? हमारे घर की जासूसी करने की क्या साबित करोगी? उसके बाद ही विनय से रिश्ता जोड़ेगी। विनय की मम्मी गुस्सा होते हुए बोली। रजनी मुस्कुराकर बोलती है, आंटी जी, इसमें बुराई क्या है? मैं बड़ी भाभी के साथ रह लूंगी। आखिर मैं भी तो देखना चाहती हूँ कि घर की बड़ी बहू कैसे रहती है। आप मेरी जेठानी को नहीं लाए अपने देवर के लिए, वो भी तो लड़की पसंद करने नहीं आई। तभी तपाक से विनय की मम्मी बोलती है, हमारे घर की बहू लड़की पसंद करने नहीं जाती। शादी तो विनय को करनी है, तो उसमें बड़ी बहू क्या करेगी? आंटी जी, हमने तो आपको सब परिवार को बुलाया था। आपने परिवार में आपकी बड़ी बहू नहीं आती क्या? फिर तो आपको भी नहीं आना चाहिए। आप भी उस घर की बड़ी बहू है। रजनी की बात सुनकर विनय की मम्मी आग बबूला हो गई। ये कैसी लड़की से तू शादी कर रहा है विनय? ये तो इतनी मुफ्त है। तू तो कह रहा था कि ये तेरी भाभी से भी सीधी है। कभी उसने शादी के बाद अपनी जुबान नहीं खोली। ये तो अभी से जुबान से आग उगल रही है। और तू तो कह रहा था रजनी शादी के बाद नौकरी करना छोड़ देगी, पर मुझे तो इसको देखकर लगता है कि ये हमारे घर के लिए सही नहीं है। ये सुनकर रजनी के पैरों तले से जमीन सरक गई। विनय, मैंने तो ऐसा कुछ नहीं कहा। तो तुम मुझे 2 साल से जानते हो। मैं तुम्हारे साथ ही ऑफिस में काम करती हूँ। इतनी अच्छी नौकरी मैं छोड़ दूंगी, ये तुमने सोचा भी कैसे? विनय, तुम मेरे भाग्य विधाता नहीं हो जो अपना भाग्य खुद बनाया है। मैंने अपने भाग्य से ये नौकरी पाई है और तुम्हारे घर वाले के कहने से मैं सब छोड़कर इनकी सेवा करने में लग जाऊं, ऐसा तुमने सोचा भी कैसे? आंटी अंकल, आप मेरे होने वाले सास ससुर हो। आप मेरे भाग्य विधाता बनने की कोशिश मत करिए। मैं आपके कहने मात्र से ये सब नहीं छोड़ूंगी। मैं शादी से पहले आपके घर आकर बस इसीलिए रहना चाहती थी ताकि आपके घर में आपकी बड़ी बहू की क्या स्थिति है मैं ये सब जान सकूं। शादी के पहले ही मैं आपका निर्णय ले सकूं। विनय, मैंने तुम पे भरोसा किया था और तो तुमने शादी करने वाली थी। अच्छा हुआ कि मैंने ये साथ रहने की झूठी बातें, इससे आपकी असलियत मेरे सामने आ गई। जब तुम्हारी भाभी साथ में नहीं आई तो मैं समझ गई थी कि तुम्हारे घर में बहुओं की क्या स्थिति है। मैं अपने भाग्य का निर्णय तुम पर नहीं छोड़ सकती। तुम ही अपना जीवन साथी चुनने वाली थी, पर तुम तो मेरे भाग्य विधायक बनने चले थे। मैंने अपने भाग्य और जीवन का फैसला करने का हक किसी को भी नहीं दिया है। पता नहीं इतने पढ़ने लिखने और आत्मनिर्भर बनने के बाद भी लड़कियां अपने भाग्य विधाता ससुराल वालों को और पति को क्यों चुन लेती है? वो इजाजत देगे तो नौकरी करती, नहीं तो आसानी से छोड़ देती है। फिर दोबारा करने का दबाव बनाते हैं तो फिर से वो नौकरी या फिर अपना छोड़ा हुआ काम कर लेती है। पर मैं उनमें से नहीं हूँ। मैं तुमसे शादी करना चाहती थी, पर अब मैंने अपना निर्णय बदल लिया है। मुझे तुमसे अच्छी जीवन साथी आगे मिल सकता है। मैं अपना जीवन अपनी शर्तों पर जीऊंगी। तुम मेरे भाग्य विधाता नहीं बन सकते हो। विनय का परिवार मुंह लटका कर चला गया। तो अगर मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज मेरे चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कीजिए। हमारी नेक्स्ट कहानी का नाम है संस्कारहीन।
सुमन, चाय नाश्ते का क्या हुआ? बुआ जी के आने के बाद नाश्ता लाओगे क्या? सरला जी ने कहा। सुमन हड़बड़ाते हुए चाय नाश्ता लेकर आई और कहा, हो गया मम्मी जी, ले आई। सरला जी कही, क्या हुआ जीजी? आजकल की लड़कियां सिर्फ फैशन करना जानती है, कुछ काम कह दे तो बस फिर सहमत है। एक हमारा समय था, सास से कुछ बोलने से पहले ही काम खत्म हो जाते। संस्कार तुम्हारे रग रग में थे जीजी, और आज की लड़कियां बिल्कुल ही संस्कारहीन हो गई है। बस 4 किताबें क्या पढ़ लेती है, सोचती है कि सब आ गया। सुमन को यह सब सुनकर बुरा लगा। अभी कुछ ही महीने सुमन का विवाह इस घर में करके आई थी, और तभी से सरला जी उसे हर बात पर टोकती थी। कभी यह नहीं सही नहीं हुआ तो कभी ऐसा मत करो। वो हमेशा उसके कामों में नुक्स निकालती थी। आज भी बुआ जी के आते ही सुमन रसोई में चाय नाश्ते के लिए चली गई। उसे बस अभी 15 मिनट ही हुए थे कि सरला जी उसे आवाज देने लगी। अगली सुबह सरला जी, सुमन, परसों प्रतिभा आ रही, वो दामाद जी भी उसे छोड़ने आ रहा है, उनके लिए अच्छा खाना बना देना, और दामाद जी के गुलाब जामुन बहुत पसंद है तो वह तो जरूर बनाना। सुमन, ठीक है मम्मी जी। उसे उस दिन सुबह सुबह ही सुमन को सरला जी ने ना जाने कितने पकवान बनाने की लिस्ट थमा देती है, और सुमन भी लग जाती है उस लिस्ट को पूरा करने। फिर सरला जी की बेटी जब अरुण आने के बाद सभी दोपहर के खाने बैठते हैं। खाने के बाद सरला जी अरुण से कहती है, रुकिए दामाद जी, आपके लिए जब गुलाब जामुन भी अभी आज सुमन ले आ। सरला जी गुलाब जामुन कहते ही सुमन को याद आया कि उसने तो गुलाब जामुन बनाया ही नहीं, और अभी अगर यह बात सरला जी को बताएगी तो सरला जी फिर उसके संस्कारों पर थोपा लेकर बैठ जाएगी। इस बात को घबराते हुए सुमन रसोई में परेशान घूमने लगी। इधर प्रतिभा कहती, माँ गुलाब जामुन हम हाथ धोकर आराम से सोफे पे बैठ के बातें करते हुए खाएंगे। यह कहकर वो रसोई में जाती। फिर थोड़ी बाद सुमन सबके लिए गुलाब जामुन लेकर आ जाती है। सरला जी, यह कैसे गुलाब जामुन बनाया है? सुमन, सच में कोई गुण नहीं है तुम्हें, बस अच्छा है शंकर की दुकान से ही ले आती। बेकार में दामाद जी को यह गुलाब जामुन नहीं खाने पड़ते। प्रतिभा, माँ यह गुलाब जामुन शंकर की दुकान के ही है जिसकी अभी आप बड़ी तारीफ कर रही है। सरला जी, यह क्या कर रही तू बेटा? तू यह गुलाब जामुन उसके हो ही नहीं सकते। प्रतिभा, माँ आप चाहे तो उनसे पूछ सकती हो। सरला जी, पर यह कैसे हो सकता है? मैंने तो इसे घर पे गुलाब जामुन बनाने को कहा था और इसके दुकान में से मंगवा लिया। जो तुम अब अपनी सास को उल्लू बनाने की सोचने लगी, बस ऐसे तुम्हें मैं संस्कारहीन नहीं कहती। अरुण, हाँ मम्मी जी, प्रतिभा बिल्कुल संस्कारहीन है। जब भी घर में कोई मेहमान आता है, आधा खाना यह बनाकर बाकी ऑनलाइन ऑर्डर कर देती है। यह भी हमें तो ऐसे ही उल्लू बनाती है। सरला जी फिर कहती, ये क्या कह रहे हो दामाद जी आप? हम आपके यहाँ हमेशा ही मेहमान आते हैं, तो ऐसे में कोई कितना खाना बनाएगा? अगर इस तरह से कभी ऑनलाइन ऑर्डर कर भी दिया तो यह कोई जुर्म थोड़ी ना हो गया। अरुण, पर मम्मी अभी तो आपने तो कही इसी बात पर संस्कारहीन कहा, फिर वो प्रतिभा के लिए अलग कैसे हो गए? सरला जी, दामाद जी सुमन की बातें और उसके बिना मुझे बताया किया, जबकि प्रतिभा आपको बताकर करती है। प्रतिभा, नहीं माँ, मैं सब बताकर नहीं करती, करने के बाद बताती हूँ। सरला, जरूर तेरी कोई मजबूरी रहती होगी, उसके हिसाब से ही मुझे ठीक लगता है वही करती होगी, पर इसकी क्या मजबूरी है? प्रतिभा, माँ सुबह से इतना सारा खाना बनाया आपने तो बेचारी भूल ही गई कि इस पर हमेशा संस्कार पर उंगली उठा देती हो, फिर भी अभी कभी आपसे अपने दिल की बात नहीं कर पाएगी तो क्या हुआ? गुलाब जामुन बाहर से मंगवा लिए। बेटी की मजबूरी के साथ साथ उस बेटी को भी मजबूरी का देखना पड़ेगा, जो अपना घर बार छोड़कर यहाँ तक अपने माता पिता को भी छोड़कर आपका घर बसाने आई है। और उन्हें पता है मम्मी, हमारे बीच हमेशा इस बात को लेकर बहस हो जाती थी पहले, क्योंकि बचपन से ही मैंने हमेशा औरतों को यही समझाते करते देखा है कि तो मेरे दिमाग में यही बात बैठी थी, औरत कभी तक थकती नहीं, गलती नहीं कर सकती, कोई फरमाइश नहीं कर सकती, और यह सब अपनी बेटी कहे तो फिर बर्दाश्त नहीं हो सकता। तभी मेरा नजरिया ही बदल गया। आखिर मेरी बेटी भी कल किसी की बहू बनेगी, तब उसे इन छोटी छोटी बातों के लिए संस्कारहीन कहा जाएगा तो मुझे बर्दाश्त कहाँ होगा? प्रतिभा, माँ आज सुमन के रसोई घर में डरता और परेशान देखकर मैंने ही शंकर की दुकान से गुलाब जामुन मंगवा लिए। आप सुमन के हर काम में नुक्स निकालती है, जबकि उसका बनाया हर खाना आज लाजवाब था, पर नुक्स निकालते निकालते आपने उस खाने पर नुक्स निकाल ही दिया जो उसने बनाया ही नहीं। माँ आपको मेरी जली कची रोटियां में भी स्वाद आता था, पर सुमन के साथ ऐसा व्यवहार क्यों? उसका बनाया स्वादिष्ट खाना आपको बेस्वाद क्यों? सलाज, बेटा तेरे दादी के नक्शे कदम चल पर खुदूस बनकर चली थी, पर मैंने भूल गई थी कि तेरे दादी की उसे रवैया के कारण मैंने कभी उनके दिल से सम्मान नहीं किया। हमेशा करती थी वह मुझे, आज भी अपने बहू के लिए वैसे ही बन गई थी। पता नहीं क्या हो गया था मुझे, माफ कर दे सुमन। हम औरतें हमेशा अपनी सास के नक्शे कदम पर चलना चाहती है और सोचती है कि जो मैंने झेला है वही परंपरा, बस इस कारण यह
खोखले परंपरा हमारे घर पर बोझ बन जाते हैं और घर के कलेश का कारण भी बन जाता है। मिलते हैं नेक्स्ट फ्रेंड, तब तक के लिए बाय। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। ये जानना कहानी आपको कैसी लगी कमेंट सेक्शन में लिखना ना भूले। तब